Hi everyone, welcome to my channel and this is प्रतिमा सिंह। गाइस आज अगेन हम इकट्ठे हुए हैं प्रश्नों की प्रैक्टिस करने के लिए और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। किसने कहा लोकमत ना तो लोक है और ना ही मत है। ये किसने कहा, किसके द्वारा कहा गया है कि लोकमत ना तो लोक है और ना ही मत है। किसने कहा है? S.E. फाइनर ने कहा या गार्नर ने कहा या ब्राइस ने कहा या R.G. गेटल ने कहा। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। S.E. फाइनर ने जो है ये कथन कहा है कि लोकमत ना तो लोक है और ना ही मत है, क्योंकि ये कहते हैं कि लोकमत के द्वारा जो है विचारों की अभिव्यक्ति होती है, लेकिन साथ ही जनता की ये जो सामान्य इच्छा है, यानी कि लोकमत क्या हुआ कि कई सारे लोगों की, बहुत सारे, ज़्यादातर अधिकतर बहुमत की इच्छा हुई, तो ये जो सामान्य इच्छा है ये प्रकट करता है, लेकिन ये ऐसी इच्छा है जो शीघ्र ही विलीन हो जाती है और इसमें जनता की उभरने वाली भावनाएं और निष्ठा भी होती हैं। तो ये जो है S.E. फाइनर के द्वारा ये कथन कहा गया है। अगर हम गार्नर के बारे में देखते हैं तो ये राज्य के बारे में इनका क्या कथन है, तो ये कहते हैं कि राजनीति विज्ञान का उदय और अंत राज्य में ही होता है। ये क्या कहते हैं? राजनीति विज्ञान का उदय और अंत राज्य में ही होता है। राज्य में ही होता है। तो ये जो है गार्नर के द्वारा कहा गया है और ये सर्वश्रेष्ठ परिभाषा है, राज्य के बारे में दी गई सर्वश्रेष्ठ परिभाषा मानी जाती है। जबकि गेटल क्या कहते हैं? गेटल कहते हैं, अगर हम गेटल की बात करें तो गेटल क्या कहते हैं कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत अतीत, वर्तमान और भविष्य के साथ साथ राज्य के संगठन और राजनीतिक मूल, इन सब तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। तो इसके मेन पॉइंट देख लेते हैं, पूरी परिभाषा नहीं। तो क्या है अतीत, वर्तमान? राजनीति विज्ञान के अंतर्गत क्या है? अतीत, वर्तमान और राजनीतिक संगठन। क्या हुआ? राज्य के जो हैं संगठन और राज्य की राजनीतिक मूल तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। ये सब इनके पॉइंट हैं, मेन पॉइंट हैं। ये सब इनके राजनीतिक संगठन और मूल क्या है? मूल तथ्यों का जो है क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है अकॉर्डिंग टू गेटल। और अगर हम ब्राइस की बात करें तो ब्राइस क्या कहते हैं कि राजनीति विज्ञान मौसम विज्ञान की तरह परिवर्तित विज्ञान है। ये क्या कहते हैं? राजनीति विज्ञान मौसम विज्ञान की तरह परिवर्तित विज्ञान है। परिवर्तित विज्ञान है। तो ये जो है ब्राइस का कहना है। ये जो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। उपर्युक्त कथन जो है S.E. फाइनर द्वारा कहा गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत भारत में पंचायती राज को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया? तो कौन सा संवैधानिक संशोधन था जिसमें पंचायती राज को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया? 42nd संवैधानिक संशोधन या 52nd संवैधानिक संशोधन या 67th या 73rd संवैधानिक संशोधन किसके द्वारा किया गया? तो इसमें जो है आपका ऑप्शन डी जो है ये सही हो जाएगा। 73rd जो संवैधानिक संशोधन था, इसके द्वारा जो है इनको पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। और ये P.V. नरसिम्हा राव के समय पर ये हुआ था, जब PM कौन थे? P.V. नरसिम्हा राव ये PM थे, तब जो है ये संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। 73rd के जो 73rd था, इसके द्वारा क्या था? रूरल एरिया यानी कि जो ग्राम पंचायत थी उनका गठन हुआ था। ग्राम पंचायत का प्रावधान इसमें था 73rd में। और 74th में था क्या? शहरी स्थानीय निकाय जो थी, शहरी स्थानीय निकाय, स्थानीय
निकाय यानी कि नगर निगम वगैरह, इनका जो है प्रावधान किया गया था 70 जो है 4th के। और जो है 1992 में कौन से सन में होते हैं दोनों संशोधन? ये दोनों संशोधन कौन से सन में होते हैं? 1992 में होते हैं और 1993 से ये लागू आ जाते हैं, यानी कि इन्फोर्स कर दिए जाते हैं। 1993 से ये लागू कर दिए जाते हैं। तो ये हो गया पीवी नरसिम्हा राव के समय में होता है। पीवी नरसिम्हा राव के समय में एक चीज़ और होती है, एलपीजी जो है आता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ये जो पॉलिसी इनके समय में ही लागू होती है, पीवी नरसिम्हा राव के समय पर 1991 में होती है। तो इसमें ऑप्शन जो है डी यहाँ पर सही हो रहा है कि किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत भारत में पंचायती राज को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया था। तो 73rd ऑप्शन डी यहाँ पर सही होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष एवं समाजवादी शब्द जोड़े गए। कब जोड़े गए? 39th संशोधन के थ्रू, या 41st या 42nd संशोधन में, या 49th संशोधन में। तो किस में जोड़े गए? तो ये जो पंथ निरपेक्ष एवं समाजवादी जो हैं, ये दोनों शब्द और किस में जोड़े गए हैं? ये 42nd में जो है जोड़े गए हैं। पंथ निरपेक्ष एवं समाजवादी और अखंडता, ये भी इसके साथ में एक और शब्द था कि अखंडता शब्द भी जोड़ा गया। तो ये कौन सा 42nd शब्द जो है संशोधन हुआ था, इसमें जोड़ा गया था। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो रहा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संघीय न्यायपालिका की शक्तियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों में संशोधन किया जाता है। जो संघीय न्यायपालिका की शक्तियों से संबंधित जो संवैधानिक प्रावधान में संशोधन किया जाता है, वो संसद के सामान्य बहुमत के द्वारा किया जाता है, या संसद के 2/3 बहुमत द्वारा किया जाता है, या संसद के 2/3 बहुमत और राज्यों के बहुमत द्वारा किया जाता है, या उपरोक्त तो कोई नहीं। तो अगर हम बात करें कि जो संविधान में ऐसे संशोधन जो परिसंघीय संरचना को प्रभावित करते हैं, तो ऐसे संशोधनों के लिए क्या होता है कि राष्ट्रपति के जो समक्ष प्रस्तुत विधेयक को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा पारित होना चाहिए। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगी। संसद के 2/3 और राज्यों के बहुमत द्वारा जो है ये संशोधन किया जाता है। संशोधन अपने यहाँ कितने प्रकार से होते हैं? 3 प्रकार से होते हैं और तीनों यहाँ पर दिए गए हैं। एक सामान्य बहुमत के द्वारा होता है, जिसमें कि जो है राज्यों के नाम, सीमाएं ये सब चेंज हो जाती हैं। इस तरह का एक साधारण जो है बहुमत के द्वारा संविधान का संशोधन होता है। दूसरा क्या होता है? दूसरे में होता है संसद के 2/3 बहुमत के द्वारा जो है ये पास होना चाहिए दोनों सदनों से। तीसरा क्या होता है? संसद के 2/3 बहुमत हो, संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत हो, और राज्य के जितने भी देश के राज्य हैं उनकी आधे राज्यों की सहमति मिलनी चाहिए। जो आधे विधानमंडल हैं उनकी सहमति मिलनी चाहिए। तो राज्य के बहुमत भी होना चाहिए। तो ये 3 प्रकार से संवैधानिक संशोधन हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो रहा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित विचारधाराओं में से किसे प्रतिक्रांति का सिद्धांत कहा जाता है? लेनिनवाद को, फांसीवाद को, नवोदारवाद को, या उत्तर आधुनिकतावाद को? किसको कहा जाता है? तो जो प्रतिक्रांति का सिद्धांत है ये फांसीवाद को कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर जो है सही हो जाएगा। और क्योंकि जो है फांसीवाद में है क्या है कि जो उदारवाद और मार्क्सवाद दोनों का विरोध ये करता है और राज्य को सर्वशक्तिशाली मानकर व्यक्ति की स्वतंत्रता को राज्य के अधीन कर देता है, ये जो फांसीवाद है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने कहा कि हम इतिहास के अंत अर्थात मानव के वैचारिक विकास के अंत और मानव सरकार के अंतिम स्वरूप
अंतिम स्वरूप और पाश्चात्य उदारवादी लोकतंत्र के सर्वव्यापी कारण के साक्षी हैं। किसने कहा? जॉन रॉल्स ने कहा। फ्रांसिस फुकुयामा ने कहा, या सैमुअल पी हंटिंगटन ने कहा, या जॉन ग्रे ने कहा। तो अगर हम बात करते हैं कि ये कथन किसने कहा, तो ये कथन कहा गया है फ्रांसिस फुकुयामा के द्वारा, क्योंकि जब ये सोवियत संघ जो टूट गया था तो इसने क्या किया कि 1992 अपनी बुक जो थी, इसकी एक ये लेखमाला थी, यानी कि लेख निकालते थे, तो इतिहास का अंत के साथ घोषणा की। इतिहास का अंत नाम से एक लेख लिखा इन्होंने। क्या लिखा? इतिहास का अंत। इतिहास का अंत, ऐसा इन्होंने एक लेख लिख करके ये कहा कि जो है सोवियत संघ जो है ये समाप्त हो चुका है, साम्यवाद का पतन हो चुका है, और अब क्या हो गया, संपूर्ण संसार में उदारवादी प्रजातांत्रिक व्यवस्था कायम रहेगी। इसी का जो है मार्ग प्रशस्त है और यही रहेगा और कोई विचारधारा नहीं रहेगी। तो इसी को इन्होंने इतिहास के अंत नाम से एक जो है लेख लिखा था। ये भी क्वेश्चन आता है, इतिहास का अंत करके किसने जो है लेख लिखा था, किसने कहा था इतिहास का अंत? तो ये भी होगा फ्रांसिस फुकुयामा, यहाँ भी हो जाएगा। और ऐसा ये अगर सेंटेंस पूछते हैं तो ये भी फ्रांसिस फुकुयामा से ही संबंधित है। जबकि जॉन रॉल्स क्या है, इन्होंने जो है न्याय का सिद्धांत दिया था। इनकी बुक है अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, इनकी पुस्तक है। तो उसी में इन्होंने ए थ्योरी ऑफ जस्टिस इसमें इन्होंने जो है अपना न्याय का सिद्धांत दिया है। जो प्रक्रियात्मक न्याय है उसका ये पक्षधर है। और राज्य में न्याय का जो है न्याय के सद्गुण को बहुत ज़्यादा महत्व दिया है कि राज्य में न्याय का सद्गुण होना चाहिए। और इनकी बुक कौन सी है? अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, ये इनकी जो है पुस्तक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनमत क्या है? जनमत लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनमत क्या है? वैध एवं राजनीतिक संप्रभु के मध्य संबंध बनाए रखता है, या शासन एवं जनता के बीच मतभेद उत्पन्न करता है, या वैध एवं राजनीतिक संप्रभु को पृथक करता है, या जन सामान्य को क्या करता है? भ्रमित करता है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? तो ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा। वैध एवं राजनीतिक संप्रभु के मध्य संबंध बनाए रखता है। जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनमत यही काम करता है। और क्या करता है? परस्पर विरोधी विचारों और शक्तियों की अंतःक्रिया से लोकमत बनता है। और ये क्या करता है कि समन्वय स्थापित करता है किसके मध्य? संप्रभु और जो वैध एवं राजनीतिक संप्रभु के मध्य संबंध बनाए रखता है। ये है इसका। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो रहा है। अगला क्वेश्चन कहते हैं, हिंदू पॉलिटी नामक पुस्तक के लेखक हैं। हिंदू पॉलिटी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? केपी जायसवाल हैं, या एएस अल्टेकर हैं, या पीवी काणे हैं, या शाम शास्त्री हैं? तो जो हिंदू पॉलिटी नामक पुस्तक है इसके जो है जायसवाल हैं, केपी जायसवाल जो हैं इसके लेखक हैं। और इन्होंने जो है एमएस अल्टेकर अगर हम देखें तो स्टेट एंड गवर्नमेंट इन एंशिएंट इंडिया, इन्होंने ये दिया है। कौन सा दिया है? स्टेट एंड गवर्नमेंट। इन्होंने क्या किया है? इसको आप यहाँ पे देख लें, स्टेट एंड गवर्नमेंट इन एंशिएंट इंडिया, ये इनकी पुस्तक है। जबकि अगर पीवी काणे की देखते हैं तो हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र, हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र, ये जो है इनकी पुस्तक है। अगर हम शाम शास्त्री की बात करते हैं तो इन्होंने जो है अर्थशास्त्र की पांडुलिपि अंग्रेजी
अनुवाद किया था? जो कौटिल्य की अर्थशास्त्र पुस्तक है अर्थशास्त्र। कौटिल्य का क्या है? अर्थशास्त्र है। इसका क्या किया था इन्होंने? अंग्रेजी अनुवाद किया था, अंग्रेजी अनुवाद। ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो धर्मशास्त्री जो कौटिल्य की अर्थशास्त्र की पांडुलिपि थी, यानी कि जो उनकी मेन बुक थी, उसकी जो है किसने अंग्रेजी अनुवाद किया था? तो श्याम शास्त्री के द्वारा किया गया था इसका अनुवाद। देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो रहा है। हिंदू पॉलिटी केपी जायसवाल के द्वारा दी गई है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में क्या राजनीतिक दल का तत्व नहीं है? संगठन, आर्थिक शक्ति, अनुशासन, नेतृत्व। तो राजनीतिक दल का जो है तत्व कौन सा नहीं है? संगठन होता है, क्योंकि राजनीतिक दल क्या है? संगठन होता है। उसके अंदर अनुशासन भी होता है, जो वो पूरी तरह से अनुशासित होता है। और नेतृत्व होता है, उसमें एक व्यक्ति का जो है नेतृत्व होता ही होता है, तभी वो दल जो है अच्छे से काम करता है। एक सर्वमान्य व्यक्ति वहाँ पर होता है, नेतृत्व होता है किसी न किसी व्यक्ति का। तो जो है ऑप्शन बी यहाँ पर, क्योंकि नहीं पूछ रहा है कि नहीं है, तो ऑप्शन बी आर्थिक शक्ति जो है इसका तत्व नहीं है। आर्थिक शक्ति इसका तत्व नहीं है। इसका जो राजनीतिक सिद्धांत और नीतियों का ये समर्थन करता है। इसका उद्देश्य क्या होता है? राजनीतिक शक्ति प्राप्त करना होता है। तो यहाँ पर अगर राजनीतिक शक्ति होता तो सही हो जाता, पर यहाँ आर्थिक शक्ति है। राजनीतिक शक्ति इसका उद्देश्य होता है प्राप्त करना। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि आर्थिक शक्ति को प्राप्त करना इसका उद्देश्य नहीं होता है। राजनीतिक शक्ति को प्राप्त करना इसका उद्देश्य होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 10 कह रहा है द आइडिया ऑफ जस्टिस किसकी पुस्तक है? जॉन रॉल्स की है, जॉन रॉल्स की है, कार्ल पॉपर की है, नोजिक की है, या अमर्त्य सेन की है? तो द आइडिया ऑफ जस्टिस जो है ये अमर्त्य सेन की बुक है, और इसके लिए इनको जो है नोबेल पुरस्कार भी, ये अर्थशास्त्र के लिए इन्होंने नोबेल पुरस्कार दिया गया है। किसके लिए? जो कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए इन्होंने इनको कल्याणकारी अर्थशास्त्र, कल्याणकारी किसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला है? तो कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। और इनकी बुक क्या है? आइडिया ऑफ जस्टिस इनकी बुक है, इसकी इन्होंने रचना की है। यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो रहा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सार्वजनिक मताधिकार का प्रबल विरोधी कौन था? मिल, लास्की, लिंकन, मार्क्स। कौन था? तो अगर हम बात करें कि सार्वजनिक मताधिकार का प्रबल विरोधी कौन था, तो ये मिल महोदय थे। क्योंकि इनका विचार क्या था? ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। मिल क्या कहते थे कि सार्वजनिक मताधिकार देने से पूर्व पहले सबको शिक्षित करो, क्योंकि जो शिक्षित नहीं है उसे मताधिकार देने का अधिकार नहीं है। मताधिकार को सार्वभौम बनाने से पहले सबको शिक्षित करो। शिक्षित करना नितांत आवश्यक है, क्योंकि उनको ज्ञान ही नहीं होगा तो वो मताधिकार का प्रयोग किस बेस पे करेंगे। और उन्होंने जो है बहुल मतदान, यानी कि जो शिक्षित हैं, बहुल मतदान या इसको गुणात्मक मतदान भी कह सकते हैं, इसका इन्होंने समर्थन किया था। क्योंकि ये चाहते थे कि जो जितना ज़्यादा पढ़ा है उतना ज़्यादा उसके वोट हो, जो कम पढ़ा लिखा उसके वोट कम हो। तो गुणात्मक वोटों का इन्होंने समर्थन किया था। प्लस इन्होंने और क्या किया था? ये खुले मतदान के समर्थक थे, खुले मतदान के समर्थक थे। और क्या थे? ये महिला मतदान, कि महिलाओं को जो है मतदान का अधिकार मिलना चाहिए। तो महिला मतदान अधिकार के समर्थक थे। तो इन सब चीज़ों के ये समर्थक थे। जबकि जो सार्वजनिक मताधिकार है इसके विरोधी थे, क्योंकि ये मानते थे कि सार्वभौम मताधिकार देने से पूर्व सबको शिक्षित होना जरूरी है। जबकि मार्क्स क्या है? मार्क्स जो है साम्यवादी राज्य की संकल्पना करते हैं, साम्यवादी राज्य की, साम्यवादी समाज। राज्य तो ये नष्ट ही कर देना चाहते हैं, राज्य को ये शोषण का यंत्र मानते हैं। और क्या कहते हैं? मार्क्स वैज्ञानिक समाजवाद के जनक हैं, वैज्ञानिक समाजवाद के जनक हैं। और क्या है? इन्होंने जो है जड़ पूजा का सिद्धांत दिया है,
जड़ पूजा का सिद्धांत दिया है इन्होंने, सिद्धांत दिया है। और क्या दिया है इन्होंने? परायेपन का सिद्धांत दिया है। किसका सिद्धांत दिया है इन्होंने? परायेपन का सिद्धांत दिया है। अगर पूछ लेता है कि ये सिद्धांत पहले, मार्क्स से पहले किसके नाम था, क्योंकि मार्क्स जिस बुक में पराय सिद्धांत का दिया था वो बुक बाद में नॉलेज में आई थी सबके, तो उसके पहले किसके नाम पर था, क्वेश्चन ये भी बनता है। तो जॉर्ज ल्यूकार्ज के नाम पर ये सिद्धांत था पहले। बाद में जब जो है मार्क्स की बुक नॉलेज में आती है तो पता चला कि जॉर्ज ल्यूकार्ज से पहले मार्क्स ने जो है ये सिद्धांत दे चुके हैं। जबकि हम लास्की की बात करें तो ये लोक कल्याणकारी राज्य के प्रवर्तक हैं। लोक कल्याणकारी राज्य के क्या हैं? ये प्रवर्तक हैं, प्रवर्तक हैं। ये सारे इनकी बातें हो गई। अभी हम देखते हैं, यहाँ ऑप्शन ए सही हो रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ऑप्शन ए सही हो रहा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने दबाव समूहों को दलों के पीछे जागरूक जनता कहा? किसने कहा? डेविड टूमैन ने कहा, वेंटले ने कहा, कार्ल जे फ्रेडरिक ने कहा, या कॉल मैनहीम ने कहा? कॉल मैनहीम ने कहा। किसने कहा कि दबाव समूहों को जो है दलों के पीछे जागरूक जनता कहा है? तो ये कहने वाले यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही होगा। कार्ल जे फ्रेडरिक जो हैं, ये जो हैं दबाव समूहों को सक्रिय जन, जो दल के पीछे जागरूक जनता कहा, या जागरूक सक्रिय जन का नाम से संबोधित किया है। दल के पीछे सक्रिय जन के नाम से संबोधित किया है। और अगर हम बात करें वेंटिले की, तो इनकी कौन सी बुक है? कौन सी है? गवर्नमेंट, प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट है। और इसमें ये बताते क्या है कि समाज जो है सामाजिक विज्ञान की सहायता से समूह के अध्ययन पर बल देते हैं, समूह के अध्ययन पर बल देते हैं, ये अध्ययन पर बल देते हैं। कौन? वेंटले, आर्थर वेंटले इनका पूरा नाम है, आर्थर वेंटले। तो ऑप्शन यहाँ पर जो है ऑप्शन सी सही हो रहा है। कार्ल जे फ्रेडरिक ने कहा था जागरूक जनता, दल के पीछे जागरूक जनता कहा था इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एंटियो ग्राम्सी के अनुसार जो नागरिक समाज की मुख्य उत्पत्ति किससे जुड़ी है? जो एंटियो ग्राम्सी के अनुसार नागरिक समाज मुख्यतः किसकी उत्पत्ति से जुड़ा है? प्रपीड़न की उत्पत्ति से जुड़ा है, या शोषण से जुड़ा है, या सहमति से जुड़ा है, या असहमत से जुड़ा है? तो जो एंटियो ग्राम्सी थे ये 9 मार्क्सवादी थे। क्या थे ये? एंटियो ग्राम्सी क्या थे? ये 9 मार्क्सवादी थे, 9 मार्क्सवादी थे। इन्हें संशोधनवादी, मार्क्सवादी संशोधनवादी विचारक भी कहा जाता है इनको। और इन्होंने जो है राज्य को आधार एवं अधिसंरचना, आधार, राज्य को किस में बांटा था? आधार एवं अधिसंरचना 2 भागों में बांटा था। और अधिसंरचना को अगेन 2 भागों में बोला था। बल प्रयोग मूलक जो है एक था, बल प्रयोग मूलक अधिसंरचना, दूसरा था वैधता मूलक अधिसंरचना, वैधता मूलक अधिसंरचना, अधिसंरचना। इसके अंदर कौन से थे? बल प्रयोग में कौन था? पुलिस, सेना, पुलिस और सेना 2 थे। जबकि वैधता मूलक में कौन था? इसमें अगेन 3 थे। कौन से थे? चर्च और कौन था? स्कूल और परिवार। तो ये मानते थे कि जो वैधता मूलक है ये जो अधिसंरचना के जो है आधार के बिल्कुल करीब होता है, ये अधिसंरचना आधार के बिल्कुल करीब होता है। और इसमें क्या होता है, जो चर्च, स्कूल, परिवार, इन सब के द्वारा क्या है वैचारिक सहमत बनाई जाती है। जो विशिष्ट वर्ग होते हैं, जो वर्ग मतलब जिनका जो डोमिनेट करते हैं, वो
जो अपने वैचारिक जो उनकी हैं विचार होते हैं उनको फैला करके अपने डोमिनेशन कायम करते हैं। सिर्फ मार्क्स क्या मानते थे कि जो आर्थिक परिस्थितियाँ होती हैं वो जो है क्या होती हैं कि वो निर्धारित करती हैं सामाजिक संरचना को, लेकिन ये मानते हैं कि आर्थिक परिस्थितियाँ तो के साथ साथ जो ये चर्च स्कूल जो विचारधारा है वो भी बहुत मायने रखती है। तो और विचारधाराएं क्या है, चर्च स्कूल परिवार, इसी से सारी चीज़ें फैलती हैं। भाई स्कूल में भी वही होता है, हमारी संस्कृत विचारधारा ये सब, परिवार में भी यही सब सिखाया पढ़ाया जाता है, और चर्च और जो मंदिर वगैरह होते हैं वहीं भी हमारी संस्कृत विचारधाराएं और मान्यताएं यही सब पढ़ाई जाती हैं। तो इसको जो है सबसे पास में माना है। तो ये क्या है, सहमति पर, यानी कि वैचारिक सहमत के आधार पर जो है जो उत्पत्ति राज्य की ये उत्पत्ति से जुड़ा हुआ है, तो सहमति जो है ये आ जाएगा, ये इनका जो है। जबकि ये ग्रामशी का बताना है, इस तरह से ये मानते हैं कि सिर्फ आर्थिक परिस्थितियां ही निर्धारण नहीं करती हैं, वैचारिक जो परिस्थितियां होती हैं, जो वैचारिक मान्यताएं होती हैं वो भी बहुत जो है मायने रखती हैं। और ये इनका क्या है कि ये कहते हैं कि आर्थिक राजनीतिक सांस्कृतिक प्रणाली के रूप में देखते हैं किसको, जो ये उत्पादन के साधन है, ये जो पूंजीवाद है, ये समाज की संरचना है, इन सबको क्या कहते हैं, आर्थिक राजनीतिक एवं सांस्कृतिक प्रणाली के रूप में भी देखते हैं। और जबकि जो मार्क्स थे वो क्या मानते थे कि केवल उत्पादन के साधनों के निजी स्वामित्व पर जो है आधारित आर्थिक प्रणाली के रूप में देखते थे। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो रहा है। देखते हैं नेक्स्ट। ये क्वेश्चन जो है ऐसे थोड़ा सा टफ लेवल में जा करके और चीज़ों को घुमा करके उसका सार निकाल करके पूछते हैं। ये पीजीटी लेवल में इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं कि एक जो कॉन्सेप्ट आपका कितना क्लियर है वो चीज़ वो जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ दी गई है कि कितना मतलब ग्रामशी के जो है आप विचारों को अगर समझ रहे हैं तभी आप यहाँ आंसर दे पाने में सक्षम होंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसीलिए मैं कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा बता देती हूँ ताकि आप भी अगर एग्ज़ाम में कैसे भी पूछें तो उस कॉन्सेप्ट के थ्रू आप आंसर निकालने में वहाँ पर सक्षम हो। रॉल्स के अनुसार न्याय के लक्षण हैं। तो रॉल्स के अनुसार न्याय के क्या लक्षण हैं? न्याय समाज का प्रथम सद्गुण है, प्रक्रियात्मक न्याय की प्रधानता, या सामाजिक न्याय से सरोकार, या उपर्युक्त सभी। तो फिर यहाँ पर देखिए कॉन्सेप्चुअल आ गया, उपर्युक्त सभी होगा यहाँ पर ऑप्शन, क्योंकि जो है ये रॉल्स के अनुसार जो है न्याय जो है समाज का प्रथम सद्गुण है, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण सद्गुण है न्याय। प्रक्रियात्मक न्याय की प्रधानता इन्होंने जो है मानी है, क्योंकि ये मानते हैं कि जो न्याय है सर्वप्रथम न्याय उत्तम समाज की आवश्यक शर्त है, ऐसा मानते हैं। और ये कहते हैं कि भेदमूलक जो सिद्धांत का उद्देश्य है सामाजिक न्याय से है, यानी कि भेदमूलक की ऐसी असमानता, ये मानते हैं कि ऐसी असमानता मान्य है जिससे कि जो मौके हैं, अपॉर्चुनिटी हैं, जो सेवाएं हैं, जो रिसोर्सेस हैं वो सभी के लिए वो बराबर खुलें। और अगर वहाँ पर असमानता होती भी है, अगर विभेद किया भी जा रहा है तो ऐसे किया जाए कि गरीब तबके को ज़्यादा लाभ पहुँचे। तो ये इनकी मानना है। और सामाजिक न्याय, जो सामाजिक न्याय से सरोकार है, जो ये रॉल्स का न्याय के लक्षण है कि सामाजिक न्याय होना चाहिए, इससे सरोकार है। तो ये यहाँ पर उपर्युक्त सभी हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकप्रिय सदन कहा जाता है, किसको कहा जाता है? राज्यसभा को, लोकसभा को, विधानसभा को, या फिर विधान परिषद को किसको कहा जाता है लोकप्रिय सदन? तो ये आप सभी को पता है, ये लोगों द्वारा चुना गया सदन कौन होता है? लोकसभा होता है। तो इसे ही लोकप्रिय सदन कहा जाता है, ऑप्शन बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सांस्कृतिक समाजवाद की प्रमुख कार्यकारिणी है, क्या है? अधिग्रहण, लूटमार, व्यापार, या प्राधान्य। जो सांस्कृतिक समाजवाद है इसकी जो है प्रमुख कार्यप्रणाली क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है
क्वेश्चन है, ये भी कॉन्सेप्चुअल, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तभी करेंगे। तो इसमें क्या बता रहा है कि जो नौ उपनिवेशवाद है ये केवल विकासशील जो देश हैं इनके आर्थिक जीवन को ही, सिर्फ आर्थिक जीवन को प्रभावित नहीं कर रहा है, ये आर्थिक जीवन के साथ साथ क्या करता है कि इनकी जो है इन राष्ट्रों की सांस्कृतिक प्रभुत्व पर भी अपना जो संस्कृति है इस पर भी अपना प्रभुत्व स्थापित कर रहा है। कैसे स्थापित कर रहा है कि वह इन देशों की शिक्षा संस्थाओं एवं जनसंपर्क जो प्रणालियां हैं उन पर नियंत्रण करके सामाजिक, इनके जो सामाजिक जीवन है, इनकी जो संस्कृतियां हैं, इनका जो अपना परंपरागत जीवन शैली है उनको उनको ध्वस्त कर रहा है, उनको विध्वंस कर रहा है। और जो क्या कह रहा है, और ये जो मानवीय भावनाओं की जगह क्या है, भौतिक लाभ को मुख्य बनाता है। यानी कि मानवीय भावनाएं, जो भावनाएं हैं, फीलिंग्स हैं, तो उनकी जगह पर ये क्या है, जो भौतिकतावाद है उसको ये प्रबल समर्थन दे रहा है, या उसको ये मुख्यता जो है मेन स्ट्रीम में, मेन जो केंद्र बिंदु में लाना चाह रहा है। तो यहाँ पर भी प्राधान्य ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा कि सांस्कृतिक समाजवाद क्या है, कि प्रमुख कार्यप्रणाली क्या है, तो प्राधान्य है कि यानी कि ये सिर्फ आर्थिक पर अपना आर्थिक जो वहाँ का आर्थिक संरचना है उसी को सिर्फ नहीं प्रभावित कर रहा, बल्कि उसके साथ साथ सांस्कृतिक जो उनकी संरचना है, जो उनके सांस्कृतिक ढांचा है समाज का, उसको भी बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है और उसको ध्वस्त कर रहा है। और ये बात सही है। देखिए हमारे देश में ही कितना जो है वेस्टर्न कल्चर कितना ज़्यादा फैल गया है और कितना ज़्यादा हम लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं उससे, वेस्टर्न कल्चर से, चाहे वो खान पान हो, चाहे वो हमारा पहनना हो, कोई भी चीज़ें हैं, हम काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। तो उनका क्या है, उन्होंने आर्थिक क्षेत्र में तो अपना प्रभुत्व जमाया हुआ है, क्योंकि हम उन्हीं की पॉलिसी अपना रहे हैं, जो उनकी उदारवाद है, पूंजीवाद है, वही सब चीज़ें सभी समाज में अपना रहे हैं। तो और साथ में जो हमारा सांस्कृतिक क्षेत्र है वो भी उनसे इन्फ्लुएंस हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पराधीनता सिद्धांत साम्राज्यवाद का कौन सा पहलू पर बल देता है? जो पराधीनता सिद्धांत है ये साम्राज्यवाद के कौन से पहलू पर बल देता है? तो वो पहलू कौन सा है? आर्थिक है, राजनीतिक है, सांस्कृतिक है या सामरिक है? अगर हम पराधीनता सिद्धांत की बात करें तो इसके अंतर्गत ये तर्क दिया जाता है कि जो अल्प विकसित देश हैं, यानी कि जिनको अभी विकसित नहीं हो पाए हैं पूरी तरह से, विकासशील आप कह सकते हैं, जिनका विकास अभी थोड़ा हुआ है, तो इन देशों में क्या है, सामाजिक एवं आर्थिक विकास बाह्य शक्तियों से नियंत्रित हो रहा है। तो जो इनका विकास हो रहा है इन देशों का, तो इनका क्या है कि बाहरी देशों से ये इनका शक्तियों से नियंत्रित हो रहा है, क्योंकि आजकल की क्या है, खुली मार्केट हो गई है, तो ये मल्टीनेशनल कंपनीज हो गई हैं, और इन सब से जो है इनका विकास जो है बाहरी शक्तियों से, यानी कि जो देश की शक्तियां हैं उनसे बाहर, यानी कि दूसरे देशों से ये नियंत्रित हो रहा है। और वो देश कौन से होंगे? वो जो प्रभुत्वशाली हैं और धनाढ़ देश हैं, रिचेस्ट कंट्री हैं, उनके द्वारा, मल्टीनेशनल कंपनियों द्वारा और उन देशों के द्वारा इनकी जो है ये जो यहाँ इनके देश की सामाजिक एवं आर्थिक विकास को नियंत्रित किया जा रहा है। तो यहाँ ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आर्थिक है यहाँ पर, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सामाजिक एवं आर्थिक दोनों चीज़ों को नियंत्रित किया जा रहा है, इनके विकास को। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो रहा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मानव चेतना स्वतंत्रता की मांग करती है, स्वतंत्रता का संबंध अधिकारों से है तथा अधिकार राज्य की मांग करते हैं। तो ये कथन किसका है? ऑप्शन है लास्की, बार्कर या हेगल या ग्रीन। किसका है? तो ये ऑप्शन जो है ग्रीन महोदय ने कहा है कि मानव चेतना स्वतंत्रता की मांग करती है, स्वतंत्रता का संबंध अधिकारों से है तथा अधिकार राज्य की मांग करते हैं। मानव चेतना का मतलब यहाँ क्या है? यहाँ मानव चेतना का मतलब है आत्मा को सामाजिक कल्याण का बोध होता है। जो मानव चेतना है, तो उसे मानव चेतना क्या हो गई? आत्मा को सामाजिक कल्याण का बोध होता है, और जो है उस आत्मा यानी कि उस एक अकेले व्यक्ति का भी कल्याण उसी में निहित है जिसमें सारे समाज का कल्याण है।
ये ऐसा जो है ग्रीन महोदय का मानना है और उनके ये विचार हैं। यदि हम लास्की की बात करें तो ये लोक कल्याणकारी जो है राज्य के ये प्रवर्तक माने जाते हैं। और लोक कल्याणकारी जो पदबंध है, लोक कल्याणकारी जो पदबंध है, पदबंध ये है किसके द्वारा यूज किया जाता है? ये जो आर्क बिशप टेम्पल के द्वारा सर्वप्रथम यूज किया जाता है। आर्क बिशप टेम्पल इनके द्वारा सर्वप्रथम यूज किया जाता है। और कौन सी? इनकी बुक सिटीजनशिप एंड चर्चमैन, ये इनकी बुक है सिटीजनशिप एंड चर्चमैन, इसमें ये यूज करते हैं। और लास्की की बुक की बात करें अगर हम, तो लास्की की ये आर्क बिशप टेम्पल से रिलेटेड फैक्ट है। इनकी बुक की बात करें तो ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स इनकी ये पुस्तक है। और अगर हम हेगल की बात करें तो हेगल क्या है? राज्य को सर्वोपरि मानते हैं और व्यक्ति को, राज्य से बाहर व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं ऐसा मानते हैं। और राज्य को ईश्वर की जो है ईश्वर का अवतरण मानते हैं, ईश्वर की शोभा यात्रा मानते हैं। ये सारे कथन हेगल से संबंधित हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्वेच्छातंत्रवाद का श्रेष्ठतम आधुनिक समर्थक कौन है? स्वेच्छातंत्रवाद का कौन है? रॉल्स हैं, हैबरमास हैं, डार्विन है, नोजिक हैं। तो अगर हम बात करें स्वेच्छातंत्रवाद का कौन समर्थक है, तो इसके समर्थक हैं नोजिक। जो नोजिक हैं ये इसके समर्थक हैं। इन्होंने अपनी जो है इनकी बुक है एनार्की एंड स्टेट एंड यूटोपिया। इनकी कौन सी बुक है? एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया इनकी पुस्तक है। इसी में इन्होंने बताया है कि जो है राज्य के काम का क्या है? सिर्फ संरक्षण है, न्याय है, यानी कि सुरक्षा, न्याय और प्रतिरक्षा, यही सब इनके राज्य के काम हैं। और कल्याणकारी राज्य का कोई औचित्य नहीं, यानी कि कल्याणकारी राज्य की कोई ज़रूरत नहीं है और राज्य को ऐसा नहीं बनना है कि वो कल्याणकारी कार्य करें। तो कल्याणकारी राज्य की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 3 काम करने हैं: शांति, सुरक्षा और न्याय व्यवस्था। शांति, सुरक्षा और न्याय, बस यही 3 काम जो है राज्य को करने हैं। यानी कि ये पुलिस राज्य की, यही काम पुलिस करते ना, पुलिस राज्य का समर्थन करते हैं। और ये कहते हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य का कोई औचित्य नहीं है। तो श्रेष्ठतम स्वेच्छातंत्रवाद का श्रेष्ठतम आधुनिक समर्थक कौन है? तो ये नोजिक है। ये इनकी पुस्तक है एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया। और ये इनका जो है राज्य के प्रति विचार है कि शांति, सुरक्षा और न्याय, इतना ही काम राज्य को करना है। यानी कि पुलिस राज्य का समर्थन ये करते हैं। लोक कल्याणकारी राज्य को ये नहीं चाहते हैं लाना, कि लोक कल्याणकारी का कोई औचित्य नहीं है लाने का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 20 कह रहा है पार्टी रहित शासन एक अनुदार शासन है, जबकि पार्टी विरोधी शासन एक प्रतिक्रियावादी शासन है। किसका कथन है ये? तो केपी व्हीलर का है, या जे नाइडरिच का है, या सार्टोरी का है, या सैमुअल हंटिंगटन का है। तो जो ये कथन है, ये कथन जो है ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो रहा है, सार्टोरी का है। इन्होंने जो है अपनी बुक पार्टीज़ एंड पार्टी सिस्टम में इन्होंने ये बात दल के बारे में बताई है। कौन सा? पार्टीज़ एंड पार्टी सिस्टम इनकी बुक है, आप नोट कर लेंगे। चलो मैं कर देती हूँ, देख लीजिए। पार्टीज़ एंड पार्टी सिस्टम, पार्टी सिस्टम, ये इनकी बुक है। तो इसी में इन्होंने अपने ये विचार, पार्टी से संबंधित इनके विचार इन्होंने दिए हैं। ऑप्शन, आज हमने 20 क्वेश्चन ही लिए थे और कवर किए हैं। तो कल मिलते हैं कुछ और प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।